नमस्कार। जो भी यहाँ पर इस लाइव सेशन में मौजूद हैं, और ये आज की जो चर्चा होने वाली है वो मेरे एक आर्ट सफ़र पर रहेगा, अभी तक का जो रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ रियल आर्ट पॉइंट ग्रुप का, और उनके जो एडमिन हैं किशोर जी हैं, रितु जी हैं, शांतनु जी है, तुलिका जी हैं और ब्रजेश कुमार जी हैं। उन सभी का धन्यवाद इसके लिए, और मैं उनका आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर ये जो मंच प्रस्तुत किया है मेरे लिए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आप सभी जितने भी मेंबर हैं इस रियल आर्ट पॉइंट ग्रुप के, करीब 61,000 मेंबर हैं, और उन सभी का भी धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं। अगर मैं अपने आर्ट फील्ड की बात करूं या फिर जो मेरा सफ़र अभी तक का रहा है, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो पिछले बीते जितने भी साल रहे हैं इस सफ़र में, उसमें काफ़ी वेरिएशंस रहे हैं मेरे जीवन में, और उन्हीं के कारण शायद इतनी सफलता जो मिली है वो शायद अभी तक का जो सफ़र रहा है उसमें काफ़ी लोगों का योगदान रहा है। अगर मैं इसका शुरुआती दिनों की बात करूं तो इसमें जो मेरा आर्ट का सफ़र जो स्टार्ट हुआ था वो 1995 की बात है, जब मैंने सेंट्रल स्कूल ज्वाइन किया था। मेरा जो स्कूल था वो केंद्रीय विद्यालय। मैं बेसिकली खरगोन शहर से हूँ जो मध्य प्रदेश में है, और वहाँ पर मैंने 1995 में जो स्कूल ज्वाइन किया था केंद्रीय विद्यालय, वहीं से मेरा ये आर्ट सफ़र स्टार्ट हुआ। अभी बेसिकली मेरा जो वर्क है वो एज ए लेक्चरर है इंदौर शहर में, IIST इंजीनियरिंग कॉलेज इंदौर में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में लेक्चरर हूँ। और ये जो आर्ट है ये जैसे एक मेरी रुचि थी शुरुआत से ही, और उसी को प्रोफेशनली मैंने बाद में स्टार्ट किया। जो भी सफ़र रहा है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो शुरुआत जो मेरे जीवन की थी उसके लिए कुछ मैं पंक्तियाँ कहना चाहूँगा आप सभी के सामने, जो मैंने इसी जीवन के ऊपर लिखी है कि जो परिवर्तन हुआ है मेरी लाइफ में, कि एक इंजीनियरिंग फील्ड से जैसे मैं आर्ट फील्ड में मैं आगे बढ़ा। तो उसी के लिए जो कविताएं हैं, मैं खोकर, कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा। मैं खोकर ख्वाब अपने निकला था, मैं खोकर ख्वाब अपने निकला था कुछ और की तलाश में। मैं खोकर ख्वाब अपने निकला था कुछ और की तलाश में, जहाँ पंख भी पतझड़ हो चुके थे उड़ने की आस में। मैं खोकर ख्वाब अपने निकला था कुछ और की तलाश में, जहाँ पंख भी पतझड़ हो चुके थे उड़ने की आस में। तब खामोशियाँ ही सब कुछ कहती थी और आवाज़ें सहमी सी रहती थी। तब खामोशियाँ ही सब कुछ कहती थी और आवाज़ें सहमी सी रहती थी। तब शायद मेरा उस वक्त से दूर जाना था, तब शायद मेरा उस वक्त से दूर जाना था, या उस वक्त का करीब आना था, जहाँ एक समंदर में कश्ती नहीं, एक कश्ती में समंदर बसता था। तो ये जो पंक्तियाँ है ये मेरे जीवन पर ही मैंने लिखी है। और अब अगर मैं जो शुरुआती करियर की मैं बात करूं, तो इसकी शुरुआत जो हुई है, जो मेरा जीवन में जो आर्ट के प्रति जो रुझान मेरा बढ़ा है, उसमें जो चेंजेस आए थे वो ईयर 2002 में काफ़ी चेंजेस हुआ। क्योंकि 2002 के समय में जब मैं अपने करीब 10th क्लास में था, तब मैंने पहली बार कैलीग्राफी के बारे में जाना। अगर मेरे बारे में अगर कोई चर्चा करता भी है तो उसका सीधा कनेक्शन 3D कैलीग्राफी से होता है। अगर मैं कैलीग्राफी की बात करूं तो 2002 में मैंने पहली बार कैलीग्राफी के बारे में जाना, और उसके पीछे जिसका हाथ है, जो अभी तक मैं जिस काबिल बना हूं, उसके पीछे मेरा एक फ्रेंड है शादाब खान। तो उसी का सारा योगदान रहा है, उसी ने मुझे ये कैलीग्राफी के बारे में बताया था, उसी से मुझे सीखने को मिला था। वो 2002 की बात है। उस समय जब वो मेरे साथ था तो तब मुझे शायद उतना करने में इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन वो आर्ट को देखने में काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ एक साल बाद कि 2003 की बात है। 2003 में एक अचानक एक हादसा हुआ और उसकी डेथ हुई, और उसके कारण उसके बाद में उसका जो भी आर्ट था या फिर जो उसका इंटरेस्ट था, उसी को मैंने अपने जीवन में शामिल किया, उसी में सम्मिलित किया, और फिर जो कैलीग्राफी वर्क है उसी को मैंने आगे कंटिन्यू किया।
तो मेरा अभी तक का जो रहा है सफ़र, उसके पीछे उसका काफ़ी योगदान रहा है और उसी से मैंने शुरुआत की थी कैलीग्राफी की। उसके बाद की अगर मैं सफ़र की बात करूं तो मेरा जो इंजीनियरिंग फील्ड है, उस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग फील्ड से मैंने डिग्री किया है। और फिर मैंने जो कॉलेज ज्वाइन किया था एज ए लेक्चरर, वो मेरे जीवन के सबसे अच्छे पल रहे हैं, क्योंकि वही एक मौका था मेरे लिए अपने आप को समय देने का, इस आर्ट फील्ड में आगे बढ़ने का। तो वहाँ से जो मेरी लाइफ स्टार्ट हुई, मैंने इस कैलीग्राफी को और ये जो नॉर्मल जो स्केचेस जो पहले मैं बनाया करता था, उसी को मैंने बनाना स्टार्ट किया। 2012 की बात है, एक बार एक मौका था मेरे पास कि जो इंदौर शहर है, इंदौर शहर में ही एक नज़दीक के मुखबधिर स्कूल में एक एग्जीबिशन लगा था बच्चों का, और उसी एग्जीबिशन में मैंने विज़िट किया। वो मेरे लिए अचानक एक बहुत बड़ा लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहा कि वहाँ पर जब एग्जीबिशन में मैंने विज़िट किया तो उन बच्चों का जो आर्ट वर्क मैंने देखा, उसमें अलग अलग शहरों के बच्चे शामिल थे। उनका सभी का आर्ट वर्क वहाँ पर था। जितने भी मुखबधिर बच्चे थे, उनका टैलेंट देखकर मुझे लगा कि ये काफ़ी अलग दुनिया है। जो हम लोग एक साधारण सा जीवन जी रहे हैं, उसके अलावा भी दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। वो चाहे एक इल्यूजन लाइफ हो सकती है, लेकिन उसकी जो खुशी रहेगी जीने की, वो एक अलग ही एहसास देती है। तो वहाँ उनका जो आर्ट वर्क मैंने देखा, तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं अपने आर्ट वर्क को इम्प्रूव करके इन छोटे बच्चों को कुछ सिखा सकता हूँ, या अपने टीचिंग में इस आर्ट को मैं शामिल करूँ। और एक और अच्छी बात ये रही कि उनकी तरफ से मुझे हर साल इनविटेशन आता था वहाँ की एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए या विजिट करने के लिए। तो उसके बाद में हर साल मैंने उनका जो आर्ट वर्क देखा, ऐसा करीब 2-3 साल तक चला। फिर मैंने अपने आप को उस काबिल बनाया कि मैं उनको कुछ सिखा सकूं, मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं, ताकि मैं कुछ जो भी आर्ट मुझे आता है वो मैं उनको सिखाऊं तो मेरे लिए अच्छी बात होगी। क्योंकि एज अ टीचर मेरे लिए जो मेरे पास सबसे जो पावरफुल टूल था वो था टीचिंग, और उसी का मैंने बेनिफिट लिया और अपने आर्ट को थोड़ा बेहतर बना के उनको मैंने सिखाना स्टार्ट किया। ये 2014-15 की बात है, इंदौर शहर में। और वहाँ पर जब मैंने उनको 3D आर्ट सिखाया, उसके बाद में वहाँ पर मैंने शुरुआत में फ्री वर्कशॉप्स ली उन सभी बच्चों के लिए, क्योंकि उनके कारण ही मेरे जीवन में चेंजेस आए थे। फिर उसके बाद में जब इस आर्ट के प्रति मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, मैंने 2016 में 3D कैलीग्राफी वर्कशॉप स्टार्ट की। ये जो 3D कैलीग्राफी वर्कशॉप थी, ये दैनिक भास्कर ग्रुप इंदौर शहर में है, उनके साथ में मेरा पहला वर्कशॉप था अप्रैल 2016 में। और वहाँ से ये जो मेरा 3D कैलीग्राफी का सफ़र है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। और वो जो सफ़र रहा वो इतना अच्छा जो रहा, उसके पीछे काफ़ी लोगों का योगदान है, काफ़ी लोगों का जो मेहनत है, उसी के कारण ये सफ़र बहुत ही अच्छा बना। अगर मैं बात करूं कि शुरुआती दिन मेरे कैसे थे इस सफ़र के, तो उसमें 2016 में ही मेरा जो पहला वर्कशॉप इंदौर शहर में हुआ, उसके बाद में मैंने सेकेंड जो वर्कशॉप लिया वो मुंबई शहर में लिया। वहाँ पर फर्स्ट टाइम उम्मीद से बेहतर रिस्पांस मुझे मिला। वो भी शायद ये जो फेसबुक ग्रुप है हमारे जितने भी, या फेसबुक पर जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, ये फेसबुक बहुत ही अच्छा मीडियम मेरे लिए साबित हुआ। और इसी मीडियम के थ्रू मुझे कुछ नए स्टूडेंट या स्टूडेंट्स के थ्रू और नए स्टूडेंट को जानने का या उनसे मिलने का, अलग अलग शहरों में मिलने का मौका मिला। और उन्हीं स्टूडेंट की बदौलत मैंने अपने आर्ट में थोड़ा चेंजेस किया, अपडेट करते रहा, उन्हें कुछ नया सिलेबस देता रहा हर टाइम। और ऐसे धीरे धीरे स्टूडेंट जुड़ते गए। इन स्टूडेंट्स को जोड़ने में जो सबसे ज़्यादा अगर किसी का हाथ है तो वो सारे अलग अलग शहरों में जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन्होंने मेरे वर्कशॉप अरेंज किए थे, या फिर एक ऐसे कोई नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों की मदद से, जिनको मैं शायद कभी मैं उनसे मिला भी नहीं था, लेकिन उन लोगों ने भी मेरे अनजान शहरों में मेरी मदद करी। या वो सारे बच्चे जिनको मेरा आर्ट वर्क अच्छा लगा और उनके कारण मुझे और उनको सिखाने का मौका मिला, तो उन सभी का मैं आभारी हूँ। उसके बाद में ये जो सफ़र है ये पिछले 5 सालों से कंटिन्यू है मेरा। 2016 से अभी तक
ये मैंने करीब 600 से ज़्यादा वर्कशॉप अलग अलग शहरों में ली है, जिसमें भारत के लगभग अधिकतर शहर शामिल है। इसमें एक और अच्छी बात ये रही कि ये जो मैंने वर्कशॉप्स ली, इसमें अलग अलग शहरों के करीब 9000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स से मिलने का मौका मिला, जिसमें 8 साल से लेकर 80 साल तक के लोग शामिल हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात रही मेरे लिए, क्योंकि शायद जो ये मुकाम हासिल किया था मैंने, वो मैंने कभी जीवन में सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि मैं जहाँ से हूँ, मेरा बेसिक एजुकेशन जो बचपन में हुआ था वो एक विलेज में ही हुआ था। फिर उसके बाद में मैंने जो अपना स्कूलिंग किया वो केंद्रीय विद्यालय से किया। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो हमारे टीचर रहे हैं बचपन में, या फिर हमारे जो बचपन में जो फ्रेंड सर्कल रहा है, उन्हीं ने जो हमको या मुझे सिखाया है, शायद उन्हीं का ये सारा जो कलेक्शन है वो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, या आप लोग जो देख रहे हैं वो उनमें कहीं ना कहीं उन्हीं की छवि है। तो ये अभी तक का मेरा आर्ट का सफ़र रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि हम लोग आर्ट में, या जो 3D आर्ट की अगर मैं बात करूँ, तो 3D आर्ट बेसिकली मुझे इसको करने में इतना इजी या फिर इतना नया इसलिए लगता है, या इसमें इतना रोमांच इसलिए लगा क्योंकि मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ। तो कहीं ना कहीं उसी के सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसमें अप्लाई किए। मैंने इसमें कोशिश करी कि कुछ नया हो, कुछ नया ऐसा हो जो गूगल पर भी अवेलेबल ना हो, लेकिन वो सारी चीज़ें कुछ इस टाइप से हो, चाहे वो आभासी, चाहे वो इल्यूजन हो, लेकिन वो लोगों को इतना रियल लगे कि वो अपनी ओर उन सारे स्टूडेंट्स को या सभी को उस काम को करने के लिए आकर्षित करें। तो ये जो 3D आर्ट है, अभी मैं आपको एक सैंपल बता रहा हूँ, ये 3D कैलीग्राफी का, ये मैंने 2014 में बनाया था। अब देख सकते हैं ये 2014 में मैंने बनाया था, काफ़ी साल हो गए इसको। तो इसके पीछे अगर मैं बात करूं जो 3D कैलीग्राफी का, तो इसमें एक आर्टिस्ट हैं, तुर्की के आर्टिस्ट हैं टोल्गा गिर्गिन। तो उन्हीं से इंस्पिरेशन मुझे मिला है, और उन्हीं से इंस्पिरेशन मिलने के बाद में मैंने 3D कैलीग्राफी आर्ट को आगे कंटिन्यू किया। जब हम लोग 11-12 क्लास में थे, तो तब ये 3D कैलीग्राफी आर्ट करते थे, या 3D ये बॉल पेन से किया करते थे जनरली। और उस टाइम पर इसका नाम भी पता नहीं था। इवन मुझे 3D क्या होता है शायद उसके बारे में भी इतनी जानकारी नहीं थी क्लास 11-12 में, कि 3D आर्ट रियल में होता क्या है। क्योंकि तब हमारे मोबाइल फ़ोन्स में हम कैमरा यूज़ नहीं करते थे, इवन मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे उस टाइम पर, इतना यूज़ नहीं करते थे स्कूल टाइम पर। तो तब ये 3D आर्ट के बारे में उतना जानने का, या इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो शेडो के कॉन्सेप्ट होते हैं, जो 3 एक्सिस कॉन्सेप्ट होता है XYZ, ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो उनके बारे में उतना डिटेल में या साइंटिफिक तौर पर उतना जानने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब बाद में मैंने ये वर्क, इनका 3D कैलीग्राफी वर्क देखा, तो उसके बाद में मैंने मेरे सारे जो पहले मैं स्कूल टाइम पर जो 3D कैलीग्राफी किया करता था, उन्हीं सारे पैटर्न्स को मैंने एक नए रूप में डिज़ाइन किया, और मैं स्टूडेंट को फिर वो सिखाने लगा जो मैंने कुछ एक नया इम्प्लीमेंट किया था, कुछ नया बनाया था। अगर हम लोग हमारे काम को थोड़ा यूनिक रखते हैं, थोड़ा डिफरेंट रखते हैं, थोड़ा ऐसा रखते हैं कि वो सभी से अलग हो, तो उसकी पहचान हमेशा लंबी रहती है। अगर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि वो पूरी तरह अलग होगा, तो वो हमेशा सर्वाइवल उसका बढ़ेगा। और आप एक चीज़ ध्यान दें, अगर हम अपने जो आर्ट है वो चाहे जैसा भी हो, उसकी अगर रिस्पेक्ट करेंगे, अगर हम हमारे आर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसी आर्ट के कारण हमेशा हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। वो आर्ट आपको हमेशा एक अलग इज्जत देगा। तो उसके पीछे आज जो भी है वो आर्ट ही उसका कारण है। और साथ ही अगर मैं आज की जो जनरेशन है या आज के जो स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं हूँ इंजीनियरिंग फील्ड से, लेकिन मैं भी देखता हूँ बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ही हताश हो जाते हैं। अलग अलग शहरों में मैंने मेरे से भी बेहतर आर्टिस्ट देखे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका शायद वो टीचिंग का उतना उनको स्कोप नहीं मिल रहा है, या फिर शायद उन्हें उतना अच्छा प्लेटफॉर्म या उतनी अच्छी किस्मत शायद नहीं मिली है, जिसके कारण वो पिछड़ रहे हैं, या फिर वो इस आर्ट फील्ड को छोड़कर किन्हीं दूसरी चीज़ों में वो जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से गलत भी है, और हमारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म की कमी भी है।
अगर मैं रियली अगर देखूं तो जो भी जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको उतना अच्छा प्लेटफॉर्म रियल में नहीं मिल पाता है। एक बेहतर चीज़ ये रही कि जैसे ये सोशल मीडिया जैसे बड़ा है, फेसबुक कह लें या फिर व्हाट्सएप है, इनके ज़रिए हमें एक नया प्लेटफॉर्म मिला है। अगर हम लोग इसको पॉजिटिव लें, इवन जितने भी आर्टिस्ट हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सोशल मीडिया जो रहते हैं वो हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये करीब 9000 स्टूडेंट से मैं जो मिला हूँ, ये अलग अलग शहरों में मेरा जो मिलना हुआ है, वो एक ही दिन में सारे कवर नहीं हुए थे। उसकी शुरुआत मेरे 16 स्टूडेंट से हुई थी, जो मैंने मुंबई शहर में जब क्लास ली थी। वो धीरे धीरे स्टूडेंट से स्टूडेंट मिलते चले गए। वहाँ पर भी शुरुआत में जो स्टूडेंट मुझे मिले थे वो भी इस सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले थे। शायद अगर ये फेसबुक नहीं होता तो आज शायद ही मैं कभी अपनी पहचान बना पाता। और ये सारे आप जितने भी लोग हैं, ये आप सभी जानते हैं कि हमारा और आपका जो मिलना हो रहा है उसके पीछे जो माध्यम है वो यही है। और मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने ये माध्यम हमें प्रोवाइड किया और जिनके कारण हम लोग अपने आर्ट को सभी को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट हो, वो सबसे ज़्यादा उसकी जो भूख होती है वो होती है उसके आर्ट की तारीफ़। अगर कोई भी आर्टिस्ट हो, अगर आप उसकी तारीफ़ करेंगे, चाहे वो झूठी भी हो, लेकिन उसके लिए वो एक, आप देखिए, वो उसकी भूख मिटा देगा। कई बार कुछ आर्ट वर्क ऐसे होते हैं कि उसको बनाने के बाद में या फिर उसकी तारीफ़ मिलने के बाद में आपकी कई दिनों की भूख मिट जाएगी। ये मेरे साथ होता है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम लोग एक ऐसे जीवन में जी रहे हैं, या हमारे पास एक ऐसी कला है जो हमें भगवान ने दी है, तो उसी को हमें ये कोशिश करना चाहिए कि वो हमेशा उसका सर्वाइवल लंबा हो, उसमें कुछ अपडेट हम लोग करते रहें और हमारी पहचान हम लोग बनाते रहें। मैं कुछ और कविताएं कहूँगा जो मैंने अभी तक का जो मेरा अभी तक का सफ़र रहा है। जी माफ़ करना, ये मोबाइल थोड़ा सा प्रॉब्लम दिया है। ओके जी, तो मैं कुछ कविताओं के साथ में ये जो हमारा सफ़र है या उसकी जो चर्चा है उसको कुछ कविताओं के साथ में मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तू जी ले ज़िंदगी, ये सभी के लिए है, ये कुछ लाइन्स है, वो सारे आर्टिस्ट लोगों के लिए है। तू जी ले ज़िंदगी इत्मीनान से, तू जी ले ज़िंदगी इत्मीनान से, कि कल फिर जीने की तेरी ज़िद ना हो। तू जी ले ज़िंदगी इत्मीनान से, कि कल फिर जीने की तेरी ज़िद ना हो। आज तेरी ख्वाहिशों के तले ये आसमां है, आज तेरी ख्वाहिशों के तले ये आसमां है, कि कल फिर उड़ने की तेरी ज़िद ना हो। ये लाइंस एक नया हौसला प्रदान करती है। कुछ और लाइंस भी मैं शामिल करूंगा इसके अंदर कि एक पग पीछे धरकर, एक पग पीछे धरकर मैं खुद से ही हारा हूँ, एक पग पीछे धरकर मैं खुद से ही हारा हूँ। जिंदगी तू सब्र कर, मैं तेरे कल का नज़ारा हूँ। एक पग पीछे धरकर मैं खुद से ही हारा हूँ, जिंदगी तू सब्र कर, मैं तेरे कल का नज़ारा हूँ। तू एक धड़कन बन, तू एक धड़कन बन मेरे भीतर, मैं मर के भी जी जाऊँगा। तू एक धड़कन बन मेरे भीतर, मैं मर के भी जी जाऊँगा। तू बन जा नज़रें मेरी, मैं ये नज़रिया बदल दूँगा। तू बन जा नज़रें मेरी, मैं ये नज़रिया बदल दूँगा। तू वक्त में हो जा मेरे शामिल, मैं ये घड़ियाँ बदल दूँगा। तो ये कविताएं जैसा मैंने सफ़र जिया है उसी के हिसाब से जो मोड़ मिले हैं और उन्हीं के हिसाब से ये पंक्तियाँ मैंने लिखी है अपने जीवन पर। और ये हम सभी जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं उन सभी के जीवन पर आधारित हैं ये कविताएं। एक और मैं बात कहूँगा, अभी मैंने जो 2020 ये जो साल रहा है ये सभी के लिए, अभी तक जो हमने जो नहीं सोचा था वो सब कुछ इसी साल हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हताश होते हैं या फिर एक ऐसा होता है कि ये जो सफ़र है, ये जीवन में अभी तक जो आर्ट का सफ़र रहा है वो अचानक सा रुक सा गया है, थम सा गया है। तो इसके लिए मैं कुछ लाइंस कहना चाहूँगा, आप ध्यान रखना इसमें कि ये सभी के से रिलेटेड है। ख्वाहिशों की तलाश में, ख्वाहिशों की तलाश में ज़िंदगी कुछ इस हद तक, ख्वाहिशों की तलाश में ज़िंदगी कुछ इस हद तक खुदगर्ज हो चुकी है।
ज़िंदगी कुछ इस हद तक खुदगर्ज हो चुकी है कि यहाँ तेज चलने से नहीं, थमने से डर लगने लगा है। तो ये 2020 को देखते हुए मुझे यही लाइंस ध्यान में आती है कि यहाँ पर डर लगता है हमें थमने से, जो हमारी स्पीड है दौड़ने की उससे डर नहीं लगता है। तो कुछ इसी टाइप के हालात बने हैं, लेकिन फिर भी ये साल अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। ये साल इतना अच्छा रहा मेरे लिए क्योंकि ये इस साल का जो ये समय है मैंने अपने परिवार को दिया, अपने बेटे को दिया। तो शायद मुझे इससे बेहतर साल नहीं मिलता, क्योंकि पिछले 5 साल से 365 डेज़ वर्क रहता था। मेरा जॉब अलग रहता था कॉलेज में, मैं वहाँ पर इंजीनियरिंग के लेक्चर्स अलग देता था, और मंडे टू फ्राइडे कॉलेज, और फिर सैटरडे संडे मुझे ये भी पता नहीं होता था कि अगले हफ्ते मुझे किस शहर में जाना है। तो ये जो सफ़र रहा इसके पीछे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जितने भी इसमें जो योगदान रहा है उसमें ट्रेन से लेकर, मुंबई लोकल से लेकर जो बस होती है, वो सभी मेरे जीवन में मीन्स वो उसी का एक हिस्सा बने हुए हैं। मुझे उन सभी चीज़ों से प्यार हुआ है कि जिनके थ्रू मैंने ये सफ़र तय किया है, चाहे वो अलग अलग शहरों में जाना हुआ हो तो, या फिर अलग अलग शहरों का जो खाना हो, चाहे वो राजस्थान का हो, साउथ का हो, जो गुजराती फैमिलीज़ हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिले मुझे जिनके घर मुझे खाने का मौका मिला, और ये मेरे लिए बहुत किस्मत की बात थी कि मुझे अलग अलग शहरों में अलग अलग परिवारों के साथ में भोजन करने का मौका मिला, जो शायद मुझे किसी और जॉब में रहते हुए शायद कभी भी मैं ये हासिल नहीं कर पाता। तो यह आर्ट फील्ड जो किस्मत से मिली है, मैं इसका आभारी हूँ। और मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में ना बताते हुए कुछ आर्ट के बारे में बताता हूँ जो मैंने अभी तक किया है। शायद आपको वो थोड़ा सुनने में बेहतर लगे। ये जो आर्ट वर्क है ये मैंने काफ़ी पहले बनाया था, ये आप देख सकते हैं। ये 2014 में बनाया था मैंने, इसको करीब 6 साल हो चुके हैं। तब मैंने 3D आर्ट की शुरुआत की थी, करीब 6 साल पहले मैंने ये बनाया था। मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्ट वर्क है इसको बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे मुश्किल है इसके प्रति जो प्यार हम लोग जो डेवलप करते हैं, जो इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। अगर वो आपका एक बार बनता है तो आप ये चीज़ें आसानी से बना सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। मैं एज अ टीचर मैं सभी स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको उस आर्ट को इज्जत देनी पड़ेगी। अभी अगर मैं 2020 की बात करूं तो 2020 में मैंने इसी 3D आर्ट में थोड़ा अपडेट करते हुए ये कुछ नए आर्ट वर्क बनाए हैं, आप देख सकते हैं। ये रियलिस्टिक ड्राइंग है। ये साल मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मैंने इस साल अपने आप को अपडेट किया है। जो आर्ट मुझे नहीं, या फिर जिसमें मुझे लगता था कि जिसमें मुझे इम्प्रूव करना है, मैंने इस आर्ट को समय दिया। ये सारे जो स्टील ऑब्जेक्ट बने हुए हैं इसमें मैंने वाटर कलर पेंसिल का यूज़ किया है, वाइट जेल पेन का भी यूज़ किया है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। ये ग्रे पेपर के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर ये जो शाइनिंग इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है ये ग्रे पेपर के कारण आता है। ये जो सरफेस है, तो ये कुछ आर्ट वर्क है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब भी हम लोग कोई आर्ट बनाते हैं तो हमारी जो सबसे ज़्यादा मदद करता है वो ये आर्ट ही होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है। जिस ऑब्जेक्ट का हम लोग पिक्चर लेते हैं वो ऑब्जेक्ट खुद बताता है कि उसको बनाना कैसे है। कई बार बनाते बनाते वो ऑब्जेक्ट हमारी एक अलग से हेल्प करता है। आप जब उसका एक इमेज क्लिक करके उसको देखेंगे, उसको महसूस करेंगे, तो कोई स्पेशल एनर्जी होती है जो हमारा साथ देती है। और अगर मैं कोई भी आर्ट बनाता हूँ तो मुझे कभी भी पहले यकीन नहीं होता है कि मैं अच्छा बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा, लेकिन जब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं तो एक अलग एनर्जी होती है जो हमारी मदद करती है, जो हमें उस आखिरी लास्ट मोमेंट तक लेके जाती है।
वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ती है। बस आप ये ध्यान रखें कि आपको बीच रास्ते में से रिटर्न नहीं आना है। ये रिसेंटली मैंने एक आर्ट वर्क बनाया था, इसमें कुछ खामियां भी हुई थी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार से ये जो भी मेरे से गलतियाँ होती है उसको मैं सुधार सकूँ। ये मैंने काफ़ी सालों बाद, या फिर कह सकते हैं कि पहली बार ही आप कह सकते हैं, कलर पेंसिल का यूज़ किया। कलर पेंसिल में मैंने ज़्यादा वर्क किया नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है। ये ग्रे शीट के ऊपर ट्राई किया है। इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जो टूल्स हों वो ज़्यादा महंगे ना हों, वो कम कीमत के हों, ताकि मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको भी मैं आसानी से अवेलेबल हो सके और वो भी आसानी से मेरी क्लासेस में कर सके, सीख सकें। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी एक 3D कैलीग्राफी का पार्ट है। इसे 3D ब्रश पेन कैलीग्राफी कहते हैं। ये कुछ साल पहले बनाया था मैंने। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रश पेन कैलीग्राफी का हिस्सा है। ये 3D ऑब्जेक्ट ड्राइंग। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, आपको अगर सीखना है तो पहले आपको एक अच्छे से पिक्चर लेना है। सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है वो उसका सही एंगल से इमेज क्लिक करने के लिए होता है। अगर आपने एक सही डायरेक्शन में इमेज क्लिक किया है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आपको बनाने में सहूलियत होगी। और बनाने के लिए आप पिक्सल लेवल पर वर्क करें। जब भी आप इमेज को जूम करेंगे तो आपको खुद नज़र आएगा कि कहाँ पर किस पोजीशन पे क्या कलर फिल करना है आपको। कहाँ पर आपको ग्रे कलर इंसर्ट करना है, कहाँ पर ब्लैक होगा, कहाँ पर आपका वाइट कलर होगा। देखिए, मैंने आपको बताया था जो भी आर्ट रहता है वो खुद बताता है कि कहाँ पर क्या करना है। आप उसको अगर जूम करके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सा कलर इंसर्ट करना है। कुछ जगह आपको लेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनको बनाना बहुत आसान है। बस आपका इसके प्रति पूरी शिद्दत होना चाहिए बनाते टाइम। जो कलर पेंसिल मैंने यूज़ किया है वो कलर पेंसिल मैंने फेबर कैसल कलर पेंसिल यूज़ किया है। उसका कॉस्टिंग रहता है 200 के करीब होता है। उसमें अराउंड 36 पेंसिल होती है, डबल साइडेड पेंसिल्स होती है। ये आप देख सकते हैं, जो मैंने रियलिस्टिक आर्ट बनाया था, यहाँ पर ये जो आर्ट वर्क बनाया है उसमें ये कलर पेंसिल्स यूज़ किया है, फेबर कैसल। अच्छा, पहले मुझे ये लगता था कि शायद महंगे टूल्स होने से बेहतर आर्ट बनता होगा, लेकिन जब मैंने इसको पूरी तरह यूज़ किया तो तब मुझे एहसास हुआ कि हम लोग कम कीमत वाले जो टूल्स हैं उनका यूज़ करके भी बेहतर तरीके से ड्राइंग बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा यकीन रखना पड़ेगा अपने आप पर। थोड़ा यकीन रखेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस टाइप से ये आर्ट वर्क है। ये जो ग्लास वर्क है ये मैंने ट्राई किया था अभी कुछ दिन पहले। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने वाटर कलर यूज़ किया है, वाइट जेल पेन यूज़ किया है, यहाँ पर ग्रे पेंसिल यूज़ किया है इसके अंदर, और सकुरा के डार्क मार्कर्स यूज़ किए हैं। ये जो इमेज है आप देख रहे हैं, ये जो इमेज है इसका रेफरेंस इमेज मैंने जो लिया था, एक्चुअली ये ग्लास वर्क मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। इवन मेरे पास ग्लास का कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी ऐसा नहीं था जिसको मैं बनाऊं, तो तब मैंने जो रेफरेंस इमेज लिया था, एक आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, मार्सेलो बरंगी, तो जिनके यूट्यूब पर वीडियोस भी हैं, तो उनका मैंने एक रेफरेंस वर्क लिया था और उसी वर्क को देखते हुए फिर मैंने ये ट्राई किया था। जब मैंने सोचा नहीं था कि शायद ये बेहतर बनेगा, लेकिन बाद में जो आप लोगों की तारीफ़ है उससे मुझे लगा कि ये बेहतर है। तो ऐसे ही कुछ आर्ट वर्क मैंने बनाए थे, जैसा आप ये देख सकते हैं। ये बहुत ही बारीक वर्क है, आप यहाँ पर देखेंगे।
ये जो यहाँ पर जो शेडिंग दी है, इसके अंदर जो कलरिंग पार्ट हुआ है यहाँ पर, चाहे वो वाटर कलर हो या ब्लैक कलर हो, तो इसके अंदर मैंने जो इलेक्ट्रिक वायर होता है, इलेक्ट्रिक वायर का यूज़ किया है। जो बारीक इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, कई जगह में बहुत ही जो बारीक वर्क होता है, तो उसमें कलरिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, जो पतले हमारे कॉपर के वायर्स होते हैं, मैं उसका यूज़ करता हूँ। वो बहुत सॉफ्ट भी होते हैं और सिंगल लाइंस बनाने में उस आसानी होती है। कई बार हमको मार्केट में इतने आसानी से जो ब्रश अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको खुद आपके घर में जो इजीली टूल्स मिल जाते हैं, उन्हीं का यूज़ करना होता है। तो इस टाइप का मेरा कुछ आर्ट वर्क है। इसके अलावा मैंने 2015 में रंगोली वर्क भी किया था। जो 3D रंगोली वर्क था, उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की तारीफ़ें होती है, उसी से हमारा आर्ट निखर कर सामने आता है। तो इस टाइप का मेरा ये सफ़र रहा है। यहाँ पर ये जो 3D कैलीग्राफी वर्क है, जो लोग नए हैं या जिनको इसके बारे में नहीं पता है, यहाँ पर मैंने चीज़ल मार्कर का यूज़ किया है। ये सारा चीज़ल मार्कर का यूज़ करके बना हुआ है। इसमें जो शेडो है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 3 एक्सिस कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। कोई भी अगर 3D आर्ट हो, उसमें हमेशा 3 एक्सिस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ड्राइंग बना है, इसमें ये एक्स एक्सिस हुआ, एक वाई एक्सिस हुआ। तो इसकी जो लेंथ और विड्थ रहेगी वो एक्स और वाई एक्सिस होती है। और जो भी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर बनाया हुआ है, उसकी जो हाइट रहेगी वो हमेशा जेड एक्सिस को फॉलो करेगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप वो तीनों एक्सिस को समझ जाते हैं, तो आपको किसी भी आर्ट को बनाने में आसानी होती है। एक और बेनिफिट ये रहता है कि अगर हम लोग अल्फ़ाबेट को पहले सीखते हैं, अगर हम लोग अल्फ़ाबेट के थ्रू किसी भी 3D आर्ट को बनाते हैं, तो अल्फ़ाबेट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। A to Z हम लोग सारे अल्फ़ाबेट को अगर अलग अलग पैटर्न्स में, अलग अलग शेडिंग में उसको बनाना सीखते हैं, तो हमें वहाँ से ऑब्जेक्ट की तरफ स्विच करने में आसानी होती है। अगर हम लोग A to Z सारे अल्फ़ाबेट को अलग अलग पैटर्न्स में, आप अल्फ़ाबेट को एज अ ऑब्जेक्ट अज्यूम करो और उन्हीं अल्फ़ाबेट को अलग अलग परछाई देकर आप अलग अलग पैटर्न्स में, 3D पैटर्न्स में कन्वर्ट करेंगे। आप ध्यान रखें, जब भी कोई अल्फ़ाबेट का हाइट रहेगा, तो उसके लिए आपको 3 एक्सिस कॉन्सेप्ट लगाना है, एक्स वाई जेड। तो वो सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके वही सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग में भी कर सकते हैं। इवन मैं यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग किया हुआ है, ये अगर कोई 3D कैलीग्राफी करता है, तो उसके बाद में उन अल्फ़ाबेट को सीखने के बाद में ये ऑब्जेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं। सिर्फ इसमें जो मुश्किल पार्ट होता है, वो मुश्किल पार्ट यही होता है कि यहाँ पर हम लोग जो कलरिंग वाला पोर्शन है, इस पर आपको ध्यान देना है। इस पर आप कोशिश करें, हमेशा आपको पिक्सल लेवल पे काम करना है, बहुत माइक्रो लेवल पे आपको काम करना पड़े। हमेशा जूम करके सिर्फ कलर फिल करना है आपको। आप इतना करेंगे, आप ध्यान रखें, आप इतना बारीकी से आपको वो इमेज को देखना है कि आपका बनाने से ज़्यादा उस आर्ट को देखने में जो समय लगता है, जो मोबाइल में जो इसका इमेज क्लिक होता है, उसमें अगर आपका समय ज़्यादा लगेगा, तो आपका बनाने में उतना ही कम समय लगेगा इस आर्ट को, और ये बहुत ही बेहतर तरीके से बन सकता है। ये बारीकियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद मैंने अभी तक ये प्रैक्टिस करके जाना है कि इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। तो ये अभी तक का मेरा आर्ट सफ़र रहा है। और इसके बाद की अगर मैं कुछ और कहानी कहूँ, इसके अंदर कुछ और लाइंस में ऐड करना चाहता हूँ। ये भी सारे आर्टिस्ट लोगों के लिए है कि ज़िंदगी जो है जैसी है उसे हमेशा बहने दो। ज़िंदगी जो है जैसी है उसे हमेशा बहने दो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी हो या इंसान, ये दुनिया कद्र दोनों की नहीं करती। तो ये आपको हमेशा, ये जो लाइंस है वो आपको ध्यान में रखना है। आपको कभी थमना नहीं है, कोई भी कारण हो, आपको कभी रुकना नहीं। अगर आप रुकेंगे तो आपकी कद्र कम हो जाएगी इस सोसाइटी में, इस समाज में। तो आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अब जितना बढ़ेंगे, आप अपने आप को निखार देंगे, तो उससे लोग आपकी कद्र करेंगे। आपको हमेशा बहते रहना है, कभी भी रुकना नहीं है, क्योंकि बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है, इसीलिए उसकी कद्र होती है। आपको कभी थमना नहीं है। ये स्पेशली जो लाइन्स है वो 2020 के ऊपर है, क्योंकि सभी के जीवन में ये मोड़ आया है
इवन मुझे भी अभी आप सभी के जो चेहरे देखकर या फिर जो कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर नीचे, वो अलग अलग शहरों से हैं। जैसे गीता जी हो गए, दिल्ली से हो गए, या फिर अलग अलग शहरों से जो लोग हैं, किशोर जी हैं, अलग अलग। इन सभी को देख के मुझे सारे वो शहर याद आ रहे हैं। वो सारे शहर में जो वहाँ की जो लोकल बस या फिर वहाँ का जो खाना, तो मैंने इतना सफ़र किया है अलग 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 ट्रेन में या फिर बस में या फिर लोकल में, मुंबई लोकल, या इतना सफ़र किया है कि अब वो चीज़ें ऐसा लगता है कि अब बाहर निकलना है और फिर से उसी सफ़र पे चलना है। लेकिन आज आज सभी से मिल के मुझे अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरा भारत मैंने विज़िट किया आप सभी को देखकर। तो ये बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। कुछ लास्ट में मैं एक और लाइन कहना चाहूँगा, ये मैंने लिखी है। ज़िंदगी, ये हमारे आर्टिस्ट के ऊपर ही है। ज़िंदगी एक ऐसे लिबास में लिपटी हुई है, जो आर्टिस्ट लोग रहते हैं, ज़िंदगी एक ऐसे लिबास में लिपटी हुई है जिसकी खूबसूरती का दीदार, ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी एक ऐसे लिबास में लिपटी हुई है जिसकी खूबसूरती का दीदार हम उस आईने में तलाशते हैं, जिसकी खूबसूरती का दीदार हम उस आईने में तलाशते हैं जो दूसरों की निगाहों में नज़र आता है। तो हम जो आर्टिस्ट हैं, हम जो काम करते हैं, उस काम का जो रिज़ल्ट होता है हम दूसरों की आंखों में देखते हैं। हमें वहाँ पर समझ में आता है कि हमारा काम बेहतर है या नहीं है। अगर आप कोई आर्ट वर्क बनाएंगे या फिर कहीं पर आप पोस्ट करते हैं, तो वो जितने भी लोगों के रिस्पॉन्स मिलता है, उसी से आपको खुशी मिलती है कि आपका आर्ट वर्क अच्छा है, बुरा है, या आप कितना उसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये कुछ लाइंस मैंने अपने जीवन से रिलेटेड कुछ लिखी है। तो आप सभी से जो आज मिलने का मौका मुझे मिला, कुछ और लाइंस भी है लेकिन उसका कोई रिलेशन हमारे इस आर्ट फील्ड से नहीं है, इसलिए मैंने उनको रोक के रखा हुआ है। तो ये मेरी एक हॉबी रही है बचपन से ही। एक मिमिक्री का भी शौक़ रहा है। तो कॉलेज टाइम पर या स्कूल टाइम पर मैं करता रहता था पहले, बट फिर बाद में शायद जब टीचिंग फील्ड में हम लोग आए तो एक अलग ओहदा हो जाता है एक एज ए लेक्चरर। तो वहाँ पर वो जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी थम सी गई, और फिर बाद में मेरा जो कॉलेज लाइफ रहा है वो सबसे अच्छा रहा है। इवन वहाँ पर जितने भी मेंबर रहे हैं, जो सीनियर मेंबर रहे हैं या कॉलेज मेंबर्स, उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। तो वहाँ पर जो मुझे समय मिला इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान, उसी का मैंने यूज़ किया, और उसी के कारण मैंने इस आर्ट को इतना आगे की तरफ में अपने जीवन में, अपने लिए, मेरे लिए वो बहुत काफ़ी आगे है, क्योंकि मैंने ये सोचा भी नहीं था। तो शायद कहीं ना कहीं उनका बहुत ही योगदान रहा है। और मैं कुछ अपने जीवन के ऊपर कुछ आपको बातें बताऊं तो मैं आप सभी से, अभी जो हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको मैं क्लासेस में देखता हूं, तो उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग अभी आर्ट क्या हुआ, एक जो आर्ट है वो एक मेकअप के तौर पर रह गया है। मीन्स ऐसा होता है कि कोई भी बच्चा अगर आर्ट बनाता है या फिर वो सीखता भी है, तो उसकी कद्र सिर्फ वहीं तक है अगर उसको दुनिया उसकी खूबी देखेगी या फिर दुनिया उसकी तारीफ करेगी। तो छोटे बच्चों में कि छोटे बच्चे जो भी पोस्ट डालते हैं या फिर वो करते भी हैं, कई बार उनको रिस्पांस नहीं मिलता है, तो वो उम्मीदें खो देते हैं। वो बनाते हुए भी अगर कुछ कहीं पर उन्होंने कुछ अपलोड किया भी है, लेकिन अगर उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, अच्छा फीडबैक नहीं मिला, तो वो वहीं पर हार मान लेते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, उस प्लेटफॉर्म में उनको सभी लोग नज़र आते हैं, उनकी एज के स्टूडेंट भी नज़र आते हैं, सभी का वर्क होता है। तो कई बार वो उम्मीदें खो देते हैं। तो आपको ऐसा उम्मीदें नहीं खोना है, क्योंकि अभी आपके सामने ये सोशल मीडिया है, लेकिन जो हमारी जो लाइफ थी, मेरा जो स्कूलिंग हुआ था 95 से लेकर जो 2004 के करीब, तो वो जो समय था उस टाइम पर हमारे पास में सोशल मीडिया नहीं था, इवन आर्ट का उतना नॉलेज भी नहीं था, और ना ही किसी के सामने प्रेजेंट करने का कोई माध्यम था। फिर भी आज हम लोग, आज इस टाइम पर ये आर्ट ने फिर जन्म ले लिया। ये आर्ट जो होता है ये कब अंकुरित हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। आपके माइंड में बस आपके यकीन के ऊपर है। आप अगर खुद पर यकीन रखेंगे तो आपके जीवन में चाहे वो 80 साल की उम्र हो, कभी भी वो अंकुरित हो सकता है। तो मैं छोटे बच्चों को यही कहूँगा कि उनको उम्मीदें कभी नहीं छोड़ना है। अभी उनको ऐसा लगता है कि उनका आर्ट वर्क
अगर नहीं या लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं है तो वो आज नहीं तो कल और बेहतर हो सकता है। तो ये उम्मीदें आप हमेशा कायम रखें और हमेशा जो अपने टीचर्स रहते हैं, अपने जो फ्रेंड्स रहते हैं, उनसे आपको हमेशा सीखना है। क्योंकि लाइफ में इवन मैं खुद मेरे जीवन में भी अभी तक जो स्कूलिंग से लेकर या अभी तक लाइफ में जितने भी लोग मिले हैं आप जैसे, तो उन सब के कारण ही जो आपका जो टैलेंट है वो मेरे में धीरे धीरे जुड़ता चला गया। हम जितने लोगों से मिलेंगे उनका टैलेंट भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होके हमारे अंदर आता है। तो ये उसी का सम्मिलित रूप है। इसके अलावा बहुत सी बातें थी, शायद मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं क्या कहूँगा, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि समय हो चुका है। अभी इससे ज़्यादा मैं आप सभी का टाइम नहीं ले सकता, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि हमारे भारत में बहुत ही अच्छे लेवल के आर्टिस्ट बने। आज की जो जनरेशन है वो आगे चलकर कुछ और नाम कमाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर मिक्स कल्चर है हर जगह अलग अलग शहरों में, और हम लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखना, भारत एकमात्र दुनिया में ऐसा कंट्री है जहाँ पर आर्ट बनाने वाले तो है ही, साथ में उसकी तारीफ करने वाले या जो कदरदान है वो बहुत हैं। आप सोचिए आपको कितने कदरदान मिले हुए हैं। तो कोई भी आर्टिस्ट हो उसकी भूख है सिर्फ लोगों की तारीफ है। तो आपको इतना सारा क्राउड है, हमारे पास 1 अरब से ज़्यादा का क्राउड है, तो इतना तारीफ है आपको, इतना सारा सपोर्ट है पूरे भारत का। कोई भी आर्टिस्ट हो तो इतना सारा क्राउड है। दूसरे कंट्रीज में लोग तरसते हैं कि हमें कोई तारीफ करने वाला मिले, क्योंकि आर्टिस्ट तो हैं लेकिन इतनी भीड़ नहीं मिलती है। तो हमें इसी भीड़ का फ़ायदा लेना है और हमें कुछ नया करना है, बेहतर करना है, क्योंकि हमें ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग भारत से हैं। और यहाँ के मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अलग अलग शहर विजिट किए हैं और मुझे अब ऐसा नहीं लगता है कि मैं इंदौर शहर से हूँ। मेरा एड्रेस जो है वो एक सिर्फ सिंपल से अल्फ़ाबेट फॉर्म में रह चुका है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कनेक्शन हर शहर से है, चाहे वो साउथ हो या नॉर्थ हो, कोई भी शहर हो। तो वहाँ के मुझे कहीं का कुछ खाना पसंद है, तो अलग अलग लोग हैं। अच्छा, पहली बात, हमारे भारत में बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हीं के कारण मेरा जो करियर है, इतने सारे जो लोग मुझे मिले हैं पिछले 5 सालों में, तो जो अच्छे लोग थे, अच्छे लोग बहुत हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखें, अच्छे लोगों का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना है, आपको हमेशा उनको साथ में बना के रखना है। तो वो आपकी मदद हमेशा करेंगे और कोई स्पेशल एनर्जी ईश्वर हमें देता है जिसके कारण हमारा आर्ट, हमारा जो करियर है वो हमेशा आगे बढ़ता है। और वो शायद वो सभी लोगों के साथ में वो एनर्जी होगी और ईश्वर उनको और तरक्की दे। आप सभी का धन्यवाद। मैं पहली बार फेसबुक लाइव पर आने का मौका मिला, तो आप सभी को धन्यवाद। आप सभी ने इतना समय दिया, और स्पेशली धन्यवाद देता हूं जो रियल आर्ट पॉइंट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जो एडमिन है, और हमारे जो 61,000 जो मेंबर्स हो चुके हैं, उसके लिए भी मैं सारे जो एडमिन हैं उनको बधाई देता हूं कि इतने सारे मेंबर्स हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो रियल आर्ट पॉइंट ग्रुप है। इस रियल आर्ट पॉइंट ग्रुप की जो शुरुआत 2016 में हुई थी, मई 2016 में, और तब मैंने मेरा जो ये वर्कशॉप का सफ़र है, तब मैंने भी उसी समय अपना सफ़र स्टार्ट किया था। तो करीब करीब ये साथ में सफ़र चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम लोग साथ में इसी सफ़र को जारी रखें। जी धन्यवाद सभी का।